रिपब्लिक डे का क्या महत्व है? भारत में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में क्या डिफरेंस है? पहले तो हमको 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हमारे जो फेस्टिवल मानते हैं। हमारा देश जो है ब्रिटिश का कॉलोनियल था। आप किससे इंस्पायर होके पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं? बेसिकली मैं इंस्पायर्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जीवन में इन्होंने जो सेक्रीफाई किया, और स्पेशली जो हमारे मूल निवासी है, या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। नमस्ते, स्वागत है आप सबको बुक कॉम में। आज हमारे साथ एक खास गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम शिवरुद्र कांबले है, जो एक एडवोकेट है। आज हम उनसे रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे। इस दिन की सिग्निफिकेंस, इस दिन को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इसके बारे में हम उनसे बात करके जानेंगे। आपके संक्षेप में आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शिवरुद्र एकनाथराव कांबले है। मेरा जो विलेज है वो औरा तालुका जोजना गांव से हूँ मैं। और मेरा जो स्टडी है वो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस गुलबर्गा यूनिवर्सिटी संपन्न हुआ है। उसके साथ ही बैचलर ऑफ लॉज यानी कि एलएलबी वो कर्नाटका हुबली यूनिवर्सिटी हुआ है। और पिछले मैं 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट और सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। बीदर में मैं एज ए क्रिमिनल एडवोकेट बोलकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। रिपब्लिकन देश का मतलब क्या है? रिपब्लिकन देश का मतलब ये है कि हमारा जो प्रस्तावना है उसमें रिपब्लिकन वर्ड को हम लिया गया। रिपब्लिकन का मतलब यह है कि किसी भी देश का जो प्रजा है, पहला राजा महाराजाओं का राज था, या राजा किनको राजा किनको चुनता था वही राजा होता था, या राजा किनको अडॉप्ट करता है वही राजा होता था, या रानी के पेट से कौन पैदा होता है उसका ही राज था। लेकिन जिस दिन 26 जनवरी 1950 जब देश में संविधान लागू हुआ, तब से राजा बनने का अधिकार या राजा चुनने का अधिकार ये पीपल्स डिसाइड करते हैं, लोग, भारतीय लोग डिसाइड करते हैं। जनता किनको वोट देकर चुनकर लाते हैं वही आज के टाइम में राजा बनता है। तो रिपब्लिकन का मतलब लोगों से जो चुनकर जाते हैं, वो इलेक्ट होते हैं, उस देश को हम, ये जो प्रोसेस के लिए हम रिपब्लिकन कहते हैं। आजकल जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? तो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रोटेक्शन होना, आजकल जो मूवमेंट चल रहा है, किसी भी देश में जो संविधान के प्रति जो हमारा जो हक है, अधिकार है, जो हक अधिकार के लिए जो गवर्नमेंट जो है, जो भी हमारे अधिकार में अन्याय होता है या हमारा हक के लिए कोई तो इनजस्टिस करते हैं हमको, जो उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम एक संघर्ष करते हैं। हमारा हक अधिकार के लिए संरक्षण होने के लिए जो ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि देश की जनता को देश के हक, हमारा संविधान के हक अधिकार क्या है इसके बारे में उनको मालूम है, इसलिए वो अपने राइट्स के लिए वो फाइट कर रहे हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन होना या उसका संरक्षण करना, ये केवल हम रोड के ऊपर आकर आवाज़ देने से या घोषणा देने से या चिल्लाने से उसका संरक्षण नहीं होता। संविधान रक्षण करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमको जो बड़े बड़े पोस्ट है, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे बड़े पोस्ट में जाना होगा। उसके साथ ही हमको ग्राम पंचायत से लेकर एमपी तक, यानी कि ग्राम पंचायत से मेंबर से लेकर एमएलए, एमपी तक प्रतिनिधि को चुनकर देना होगा। एक तो पॉलिटिकल में हम पोजीशन में आना होगा, हम एमपी एमएलए बनना होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में हमको आना होगा, और बड़े बड़े एडवोकेट्स बनना होगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील बनना होगा, जजेस बनना होगा। ये सारे जो कानून है, इसको पढ़कर समझकर जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है, हक अधिकार है, प्रोटेक्शन, हम उसको जानकर हम एक्सरसाइज करेंगे,
तो ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन हो सकता है। हमारा एमपी रहना होगा, हमारा एमएलए रहना होगा, पब्लिक का जो गवर्नमेंट होगा वो पब्लिकों के हक अधिकार के लिए जो लड़ने वाले हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकते। प्रियम्बल में जो प्रियम्बल में जो समाजवाद लिखा गया है उसका मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब, जो प्रियम्बल में समाजवाद लिया गया वो एक सिद्धांत है। यानी कि एक सिटी है, उसमें एक बड़े बड़े बंगला होते हैं। जैसा एक ही इंसान के पास 10 माला की बिल्डिंग है उसके पास, यानी कि वो श्रीमंत है, और दूसरे एक घर रहता है उसके बाजू में, उसको एक झोपड़पट्टी रहता है। एक ही आदमी 10 माला के बंगला में रहता है। ये दर्शाता है देश में इकोनॉमिक, सामाजिक असमानता को दर्शाता है। तो हमारा संविधान एक आदमी के पास 10 माले की बिल्डिंग नहीं रहना, 10 लोगों के पास एक मंजिल ही, एक फ्लोर ही बिल्डिंग रहना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो देश में सामाजिक समता, ये आमतौर पर आर्थिक समानता लाने के लिए और देश में सामाजिक समता लाने के लिए उस पे इसका ये अर्थ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए कौन से अधिकार दी गई है? जो अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पुरुष और महिला में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। ये तो जन्म के आधार के ऊपर या लिंग के आधार के ऊपर या धर्म के आधार के ऊपर हम किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स कहता है। तो उसी आधार के ऊपर जो भी पुरुषों का अधिकार है वो महिलाओं को अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पॉलिटिकल अधिकार हो, जैसा ग्राम पंचायत से लेकर तालुका पंचायत और एमपी से लेकर एमएलए तक इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। और कर्नाटका में तो पंचायत राज में 50% रिजर्वेशन है स्पेशली महिलाओं के लिए पॉलिटिकल इसमें। और इसी तरह जो गवर्नमेंट जॉब्स है, जो जैसा ही पुरुष ले सकता है वैसे ही उनको भी अधिकार है। और सारे अधिकार, जो पॉलिटिकल अधिकार हो या सभी अधिकार जो भी पुरुषों का सेम है, वैसे ही सारे फील्ड में उनका अधिकार है। सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, कौन से भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, और स्पेसिफिक अधिकार है उनके लिए। शिवरुद्र जी, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में रिपब्लिक डे का क्या महत्व है? रिपब्लिकन डे के आपको मंगल कामनाएं। तो रिपब्लिकन डे का उसके बारे में मेरा जो विचार है, ये दिन बहुत ही महत्व है, क्योंकि 10,000 साल के इतिहास में भारत में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है ये। पहले राजा महाराजाओं का शासन था पहला, और जो स्मृतियां और स्मृति जो कहते थे उसी का शासन था। लेकिन रिपब्लिकन का मतलब ये है कि लोगों का राज है, वो लोग जिनको चुनते हैं उनका ही राज है। जैसा कि ब्रिटेन में केवल राजा महाराजा राज करते हैं, लेकिन भारत में रिपब्लिकन का मतलब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये तय किया कि पब्लिक से जो लोगों से इलेक्ट होकर चुनकर जाते हैं। और पहला कैसा था, राजा की ही राज था और राजा का बेटा ही राज करता था। राजा किनको अडॉप्ट करता है वही उनका ही राज था। लेकिन रिपब्लिकन के दिन से संविधान जब लागू हुआ, उस दिन से राजा अब कुछ चुनकर नहीं आ सकता, जो पब्लिक किनको वोट करता है वो चुनकर आ सकती। ये इस दिन का महत्व है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिकन डे के बीच में डिफरेंसेस ये है कि पहले तो हमको 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हमारे जो फेस्टिवल मानते हैं हम। पहला जो है 15 अगस्त 1947, दूसरा जो है 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950। ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को
ये कॉन्स्टिट्यूशन दिन बोलकर हम मनाते हैं। ये डिफरेंसेस है इसके बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आना एक डिफरेंस बात है। कॉन्स्टिट्यूशन और देश को आज़ादी मिलना एक डेट है, उसका एनफोर्समेंट एक डेट है और उसका अडॉप्टमेंट एक डेट है। भारत देश का संविधान कैसे निर्माण हुआ? 1946 को जब जनरल इलेक्शन आते हैं, जनरल इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर हार जाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो हार जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसा जाना, कैसे प्रवेश करना, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल से एक लीडर रहते हैं, उनका नाम है जोगेंद्रनाथ मंडल जी। जोगेंद्रनाथ मंडल जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनकर आए हुए रहते हैं। वो खुद का जो स्थान था, जो सीट था, उसको उन्होंने इस्तीफा देकर वो सीट वेकेंट करते हैं और वहां को बाबा साहब अम्बेडकर को चुनने के लिए उधर चुनकर भेजते हैं। चुनकर भेजने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनका प्रवेश होता है। तो उस टाइम में ऐसा सिचुएशन था कि मुस्लिम लीग ऑलरेडी बाइकआउट किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेने के लिए, और एक भारत और एक पाकिस्तान, दो देश बन रहे थे। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा ये भौगोलिक विभाग और लोकसंख्या का विभाग हो गया है, और 500 से ज्यादा यहाँ पर राजाओं के संस्थान थे, जहाँ पर राजा, कई राजा बोल रहे थे हम तो इसमें यूनिटी में आने के लिए रेडी ही नहीं है। और बाद में हैदराबाद जैसा स्टेट को जो मिलिट्री लगाकर उनको लाना पड़ा। तो उस देश की परिस्थिति ऐसी थी कि कोई आने के लिए रेडी नहीं था। इसका जो सोल्यूशन है, न जवाहरलाल नेहरू को समझ रहा था, न मित्तल को समझ रहा था, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट को न समझ रहा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्पीच है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो कहते हैं इस देश में कितना जातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितने भाषाएं हैं, कितने पंथ हैं, इस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसा है, इसको राजनीतिक व्यवस्था में कैसे बदलाव करना, एक ही देश, एक ही यहाँ पर एक ही कानून बनाकर ये सभी भाषा, विविध संस्कृति, विविध जो धर्म है, इनको एक ही जगह लाकर एक ही कानून बनाकर ये मैं बना सकता हूं। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जो उनका व्यूज रखते हैं, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को जो उनका जो स्पीच था वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्पीच माना जाता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य रहते हैं, उसके साथ ही 23 कमिटीज बनाए जाते हैं। उसमें मेन कमेटी 17 कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है, 23 सब कमेटी बनाए जाते हैं। और 2 साल 11 महीना 17 दिन बाबा साहब अम्बेडकर कड़ी मेहनत से और सारे विदेश की जो 60 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेकर, जो वहाँ जो ऐतिहासिक में क्या हो गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बेहतरीन होगा, इस देश के सामाजिक जो व्यवस्था है, यहाँ पर देश के लिए कौन सा कानून कौन से अच्छा तरह लागू होगा, वैसे दुनिया में जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हम रेफरेंस लिए गए और हमारे देश का जो सामाजिक व्यवस्था है यहाँ पर इस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंडिया के हिसाब से हम हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर से माध्यम से इस देश को दिए सो है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना या समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना समझना इतना ही ज़रूरी है कि स्वाभिमान से जीने के लिए हमारा जो हक क्या है, अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, हमारा देश का जो सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, और देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और यहाँ पर हमारा रूल ऑफ लॉ है, तो रूल को समझना होगा और समझ कर उसको अध्ययन कर कर हम जिएंगे तो हम एक बेहतरीन देश बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव देश बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव नागरिक साबित हो सकते हैं। उसके लिए उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स और ह्यूमन राइट्स, पब्लिक राइट्स के बारे में नहीं जानते, तो उन लोगों को अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है या इंटरनेशनल लेवल के ह्यूमन राइट्स है
और जो प्रेस की जो राइट्स है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 90 में दिया है। एक तो 1914 में ये तो समता का अधिकार देता है, सारे समान है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है कि इसके हिसाब से धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार के ऊपर हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट्स में ये बताया हुआ है। और जो बोलने का आज़ादी है, और जो बोलने का जो हमारा जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मीडिया से हम प्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सभी जो है फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आ सकते हैं। और इसका जो यूज करेंगे तो देश का प्रगति होगा। इसको सही रूप में यूज करना अधिकार है बोलकर कौन से भी बात हमको बोलने को नहीं आता। हम जो बोलना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोलना, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। अधिकार बोलने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ये करना, ये उसका मकसद नहीं है। जब हम जानेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का आइडिया किससे आया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन रीज़न क्या है? किसी भी देश में देखिए, इतिहास हम देखते हैं, कौन सा भी देश में जब तक डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी हो, एक गवर्नमेंट हो, उसका एक तो गारंटी होता है। जैसा भारत देश में है या दुनिया में शासन था, किसी का भी राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वो शासन सभी को समान अधिकार या स्वतंत्र रूप से स्वाभिमान से जीने का उन्होंने अधिकार नहीं दिले। उनका जो विस्तार नीति था उनका, वे खुद राजा होते थे। लेकिन किसी भी एक देश में, एक देश को चलाने के लिए संविधान का होना, वहां पर हक और अधिकार, मानव अधिकार होना, और देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए वहां के देश की जनता के लिए, उनका राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, सभी के लिए एक सिस्टमेटिक अधिकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किसका मेन इम्पोर्टेंट रोल था? हम इतिहास के रेफरेंसेस देखे जाए तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही ये भारत के 10,000 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसमें हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रारूप समिति है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रारूप समिति है, उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, उसका प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो उसमें एक जो सदस्य रहते हैं, वो सदस्य अपना अमेरिका को चले जाते तो उनकी जगह पूरा खाली रहता है। उसका एक दूसरा सदस्य रहते, वो बीमार पड़ते, वो नहीं आते। तीसरा जो सदस्य रहते, वो दिल्ली के बाहर रहते हैं, शायद शेद की वजह से उनको नहीं आते वो भी। और दूसरा जो सदस्य है, वो काम काज की वजह से दिल्ली के बाहर रहते, उनको आना नहीं हुआ। इसलिए जो सारा जो संविधान बनाने के जो सारा जो भारा है या जिम्मेदारी है, वो केवल डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ये पड़ा। ऐसा टी कृष्णमाचार्य कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में, वॉल्यूम्स में, वो भाषणों में कहा गया है, ये रिकॉर्डेड है एविडेंसली। बहुत लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, तो आप उन्हें क्या समझाना चाहते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? दो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक देश को एक रूल ऑफ लॉ है, हर एक नागरिक को समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा हक अधिकार क्या है और देश में कौन से हमारा सिस्टम है, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इसको इनका कैसा है, फंक्शंस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये सभी कानून है। इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। सभी कॉमन मैन जब तक हम नहीं जानते, तब तक हम प्रोग्रेसिव या डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, मेन डिफाइन करता है सोर्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहाँ से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति देने वाले कौन है, वो भारत से लोग हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखने के लिए भेजे हैं, पीपल्स इलेक्टेड करके भेजे हैं, और कुछ
इलेक्टेड भी किए थे, लेकिन पब्लिक्स जो इलेक्टेड होकर गए हैं, तो सबसे सुप्रीम कौन है देश में? तो सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन पावर देता है, शक्ति कौन देता है? जब हम हमारा प्रतिनिधि को हम चुनेंगे और हम उनको वोट करेंगे, तो वो चुन कर जाते हैं और वो कानून बनाते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो है, जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, ये पब्लिक है। उसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों ने सभी मिलकर ये संविधान बनाया, ऐसा इसका अर्थ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं, उन्हें कौन एग्जीक्यूट करते हैं, कौन मॉनिटर करते हैं? एक तो है देश में एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी अधिकारी है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो संविधान के जो बने हुए कानून है या हक अधिकार है, जो पॉलिसीज है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के काम करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि जैसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष, ये 42 अमेंडमेंट से हम लागू हो गया है 1976 में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि सरकार का खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा और प्रजा का धर्म होगा, यानी जनता का धर्म है। जनता अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये उनका निजी प्राइवेट मामला है। लेकिन सरकार का कौन सा भी धर्म नहीं होगा। सरकार सभी को समान मानती है और ये धार्मिक स्वतंत्रता देती है। फंडामेंटल राइट्स में 25 to 28 ये जो धर्म के लिए हमको धार्मिक अधिकार है, लेकिन सरकार को कौन सा भी धर्म नहीं है। धर्म और सरकार में डिफरेंसेस होगा। उसके निजी मामले में सरकार नहीं आएगा, ये पब्लिक प्राइवेट मामला है उनका। पब्लिक चाहे तो कौन सा भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कौन सा भी धर्म को नहीं भी मान सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही क्यों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशंस है, यानी कि हम देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1930, 31, 32 में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर रिप्रेजेंटेशन करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। वो रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 1935 एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर व्यूज दिए थे ब्रिटिशर्स के सामने लंदन में, वही कानून होकर 1935 एक्ट आया है। वो एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक्ट की वजह से 50% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो एक्ट से हम लिए गए हैं। उसलिए ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए 7 सदस्यों में सबसे ज्यादा, जो 7 सदस्यों में 6 सदस्य तो ऑब्सेंट ही थे, तो उस सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। और उसके साथ ही दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उनको। दुनिया के 6 महान व्यक्ति में सबसे महान व्यक्ति एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और दुनिया के उस टाइम में 60 डेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए हुए थे, ऐसा माना जाता है उस टाइम में पूरी दुनिया के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे वो। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कौन से भी देश के संविधान लिखने की क्षमता और एबिलिटी डॉक्टर अम्बेडकर में थी। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिपब्लिक डे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और चेंजेस किए गए हैं क्या? या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमको एक अधिकार दिया है, भारत पब्लिक को अधिकार दिया है, या जो भी समय के अनुसार हमको जो जरूरतमंद कानून है उसको हम लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रेमवर्क दिया, उसके अंदर उसमें दायरे में रहकर हम कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन कर सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें बताई गई सॉवरेन, फैटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत जो है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, ये किसी भी देश में हम देखते हैं चार गोल्डन प्रिंसिपल्स है भारत देश के संविधान में, जो अन्य किसी देश के संविधान में नहीं है। एक तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय एक साथ दुनिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते। ये एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स है हमारा देश को ऐसे समतावादी देश और न्याय सम्मत, बंधुत्व और जस्टिस मिलना, और उसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में हमको अधिकार है, हम हमारा जो अभिप्राय है हम बोल सकते हैं, हमारा जो धर्म है, ओपिनियन है, हम प्रचार कर सकते हैं। ये और न्याय की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और रिपब्लिकन तो लोगों का राज हो गया, जो राजा खुद राजा होता था उस टाइम में, राजा का बेटा ही राजा होता था, और राजा किनको अडॉप्ट करता था वही राजा होता था। लेकिन रिपब्लिकन, ये लोग किनको चुनते हैं वही राजा बन सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होता तो अभी हमारा इंडिया कैसा रहता था? कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं बनाया होता तो ये सामाजिक स्वतंत्रता नहीं होता था, और राजनीति कौन से भी अधिकार नहीं रहते थे। केवल एक ही जो शक्तिशाली ग्रुप्स है या पावर्स है, एक ही राजा होता था, उन्होंने ही राज करता था। सबको फंडामेंटल राइट्स नहीं होते थे, हम ऐसे बैठकर इंटरव्यू भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह हम एक गुलाम देश में रहते थे, जिसमें कोई भी अधिकार नहीं बोले तो देश गुलाम हो जाता है और देश ही नष्ट हो जाता है और बहुत ही बैकवर्ड हो जाता है। अभी बैकवर्ड जो कास्ट है उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे, जैसे कि फ्री सीट्स और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे, तो उन पे आपका क्या कहना है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी को, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमको फंडामेंटल राइट्स, ये समता का अधिकार दिया सो है, समान रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमको। और जो गवर्नमेंट जो सिलेक्शंस है, जॉब्स है, उसमें भी उनको अधिकार है और रिजर्वेशंस है, और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनका है पॉलिटिकल में, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। भारत के कौन से भी कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है। एक तो पॉलिटिकल अधिकार है, वन मैन वन वोट, वन वैल्यू, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक समता और ये आर्थिक समानता, ये हमारे इंडियन में चैलेंजेस है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तब से हम एक प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो उन पे कौन एक्शन लेगा? अगर जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, सही तरह अगर हम ये करेंगे, ये तो पब्लिक है, पब्लिक एक्शन लेगा, पब्लिक पिटिशन करेगा, पब्लिक कंप्लेंट करेगा। जो देश में न्यायपालिका है वो एक्शन लेगा। दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूनिकनेस है? यूनिकनेस देखिए, दुनिया में आज लगभग 200 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस है। अगर कंपेरेटिवली हम स्टडी करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय। उसके साथ फंडामेंटल राइट्स ये जो दिए गए हैं, उसके साथ मानव अधिकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे कि हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। तो ये सारा जो फंडामेंटल राइट्स है या ह्यूमन राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स का जो मेन मकसद जो है, उसका जो मेन ये है, इसके ऊपर ही निर्भर है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि फेडरल नेचर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट बोलकर है हमारे यहाँ। उस लिस्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर लागू कानून बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके
अकॉर्डिंग वो कानून बनाता है और कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये एक यूनिकनेस है और रिजर्वेशन है दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हमारा भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर दूसरे देश भी रिजर्वेशन यानी कि अफर्मेटिव एक्शन दूसरे कंट्री में लागू कर रहे हैं। और इसके हिसाब से और 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल जो आदिवासी है उनके संरक्षण के लिए ये है इसमें, और बहुत सारे एक यूनिकनेस है। इंडिया में रिपब्लिक डे कैसे मनाया जाता है? रिपब्लिकन डे 26 जनवरी को सारे स्कूल में, ऑफिसेस में और सभी डिपार्टमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लागू होने का क्या मकसद है, रिपब्लिकन डे का क्या महत्व है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, स्कूल में प्रोग्राम बनाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम बनाया जाता है और उसके बारे में स्पीच या प्रचार किया जाता है और रैलीज वगैरह निकाली जाती है। उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट में उस दिन फ्लैग होस्टिंग होता है। देश के प्रति जो हमारा ये है अभिमान है व्यक्त किया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक अधिकार दिया उसका ये होता है, प्रचार प्रसार होता है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन परेड करने का क्या इम्पोर्टेंस है? ये तो परेड करने का ये मकसद है कि हमारे प्रति देश जो है, ये देश एक केवल एक भूगोल नहीं है। देश यानी कि 140 करोड़ हमारी लोक संख्या है, यानी कि उनका जान है। ये एक देश का मतलब एक इंसान की जो जीव है उसके अंदर ये जान है। केवल देशभक्ति मतलब यानी कि देश का भूगोल ये नहीं है। तो हम सब एक है, मानवता एक है, सभी ये जो दुनिया है एक फैमिली है। उसके लिए जो देश के प्रति हमारे अभिमान एक व्यक्त करने के लिए और देश में एकता लाने के लिए सभी धर्म, सभी भाषा वाले, सभी प्रांत वाले हम एकजुट होकर ये करते हैं। उससे जो है देश के प्रति हमारा जो प्यार है और एकता है, समता है, ये बढ़ता है। आपके चाइल्डहुड में या आप जब स्कूल जाते थे, आप रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? हम जब स्कूल में जाते थे तो उस टाइम में स्कूल में जो प्राइमरी हो या हाई स्कूल में हो, हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उस दिन जल्दी आइए, सुबह ड्रेस में आइए, जो भी स्कूल ड्रेसेस है वो पहन कर आइए और नेशनल फ्लैग लेकर आइए। और जो ग्राउंड के मुख्य एरिया है उसमें हमको उधर परेड होता था और प्रोग्राम जो कल्चरल प्रोग्राम्स है और जो भी स्टेज प्रोग्राम्स है, स्पीच होने दो या डांस होने दो देश के प्रति, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हक अधिकार के बारे में जो हमारे टीचर्स हमको बताते थे, ऐसा हम सेलिब्रेट करते थे। अभी स्कूल्स या कॉलेजेस हो, रिपब्लिक डे का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, अंबेडकर का मेन इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, बट स्कूल्स और कॉलेजेस में क्यों नहीं बताते उनके बारे में? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। एक तो हमारा जो देश में है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसमें डिफरेंस ही नहीं होता, यानी कि डिफरेंस मालूम ही नहीं होता। स्कूल्स में जो एकेडमिक स्कूल्स में हम प्राइमरी स्कूल में थे, हमको कभी भी ये इसके बारे में इसका अर्थ ही मालूम नहीं पड़ा। जब हम कॉलेज लेवल में आए या स्वयं स्टडी किए उसके बाद हमको मालूम हो गया। स्कूल में कंफ्यूजन होता था 15 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है। तो जब हम स्कूल में जब टीचर्स जो आज भी है बहुत अच्छे टीचर्स है वो बताते हैं, लेकिन कई जगहों में ऐसा होता है वो दिन का महत्व और ये दिन का महत्व अलग, उसी दिन कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो हमको आज हमारे जो टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, हमको उस दिन के महत्व के बारे में समझाए। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना और टीचर्स के बारे में बताना। इससे सामाजिक समता हो, एकता हो, देश की एकता और अखंडता के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस दिन के मतलब रिपब्लिक डे के दिन अंबेडकर जी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते, क्यों ऐसे? ये तो ये है देश में जो हमारा देश का जो इतिहास है, वैसे ही जो महापुरुष होने दो, जो वो समझते हैं कि जो विद्वान हो जाता है ये तो ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं होते, ऐसा वो सोचते हैं। और प्रोग्रेस हुए तो ये हमको एजुकेशन देने का ही अधिकार नहीं था। एजुकेशन देना एक विशिष्ट वर्गों का अधिकार था। इस देश में शासन करना, देश की रक्षा करना एक विशिष्ट लोगों का अधिकार था। इस देश में
जो गुलामी करने का अधिकार ये देश के शूद्रों को दिया गया था। जो भी महापुरुष या जो भी ऊपर उड़ता है, जमीन से ऊपर आकाश के तौर जाता है, उन्होंने विद्वान होकर, तो डेवलपमेंट लोगों के बारे में या प्रोग्रेसिव लोगों के बारे में उनका पेट में दर्द होता है। ये जातीय व्यवस्था का मान स्थिति है। आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है? मेरा तो फ्रीडम फाइटर, मेरा फेवरेट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही मानता हूँ। आप उनसे दो चीजें क्या सीखे हैं उनसे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ऐसे तो बहुत चीज़ है हम जीवन में सीखने का भी है, और सीखे भी, कितना सीखे तो भी कम भी है। बाबा साहब अम्बेडकर से एक सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो स्वाभिमान। दुनिया के इतिहास में या कोई धर्म गुरु, कोई भी महापुरुष स्वाभिमान का उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमान के लिए इतना महत्व दिए कि उनके जीवन में हर एक मोड़ पर स्वाभिमान ही स्वाभिमान है। जहां आपको कोई भी नफरत करते हैं, आपके स्वाभिमान को जहां धक्का आता है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते वहां आपकी चप्पल भी मत छोड़ो। इससे बहुत बड़ी बात है ये। तो स्वाभिमान सीखे। समता का अधिकार जो है, देश में जो संविधान है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इससे हम बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं, और देश में एक सामाजिक समता कैसा लाना और मोटिवेशन कैसा करना हमारे लोगों के लिए, बहुत सारे विचार है ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर से हम सीखे। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स ये मानव अधिकार है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 तक जो भी हमको, जो नागरिक को, भारत के नागरिकों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमको एजुकेशनल अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी देता है आपको ये समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक अधिकार, ये बात करने का अधिकार आपको कोई भी नहीं छीन सकता। इसके लिए आर्टिकल 32 जो है वो संरक्षण देता है, गारंटी देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 ये भी हमको अधिकार देता है। हमारा मूल अधिकारों को हनन होता है या उसको ये होता है, छेड़छाड़ होता है, तो कौन छेड़छाड़ करता है उस अधिकारों को, उनके खिलाफ हम 226 के तहत हम हाईकोर्ट को जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 से हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते हैं। तो जो हमारे जो अधिकार है, मानव अधिकार, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, और ये व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। पब्लिक स्पीकिंग में आप किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करते हैं और क्यों? बेसिक आमतौर पर मैं पब्लिक स्पीचेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो अदर का जो अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफिक अधिकार दिए हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा स्पीच करता हूँ या प्रचार करता हूँ। आप किससे इंस्पायर होके पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं? बेसिकली मैं इंस्पायर्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन है, और जो उन्होंने संघर्ष किया, और जीवन में उन्होंने जो सेक्रीफाई किया हम जो भारतीय लोगों के लिए, और स्पेशली जो हमारे मूल निवासी है, या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज है, ओबीसीज है, सारे लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके हक अधिकार के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उससे मैं प्रेरित होकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित होकर ही मैं पब्लिक स्पीच वगैरह करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार और प्रसार करता हूँ। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मतलब 1947 से 1950 तक इंडिया को कौन रूल कर रहा था? 15 अगस्त 1947 से और 1950 26 जनवरी तक, ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, इसमें इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हो गया था 1947 में। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत उसमें 2-3-4 अधिकार दिए गए थे। पहला जो अधिकार है, ब्रिटिशों का जो अधिकार है, या कॉलोनियल थे हम, उनका अधिकार संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। और दूसरा जो है, इंडिया और पाकिस्तान खुद का जो संविधान है हम बना सकते हैं।
इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हो गई, और उसमें तीसरा जो अधिकार, स्पेसिफिक अधिकार है, जो ब्रिटिशों का जो गवर्नर का था रूल, वही भी समाप्त हो जाएगा। और इस बीच में 1935 का जो एक्ट है, वो एक्ट लागू हो जाएगा। तो नेमली नाम मात्र के लिए हम ब्रिटिशों का ये था, रूल था, लेकिन सारा जो अधिकार थे जो 1935 एक्ट ने भारतीयों को दिया सो है, वही हम ही रूल करेंगे। ब्रिटिशों का अधिकार संपूर्ण समाप्त हो गया था, केवल डोमिनियन स्टेट का स्टेटस था हमें। तो इस बीच 1935 का एक्ट डोमिनियन गवर्नमेंट स्टेटस पर भारतीयों ने इंटरिम गवर्नमेंट से हम खुद अधिकार चला रहे थे। और जब संविधान लागू हो गया 1950 जनवरी 26 को, तब से हम खुद इस देश पे राज कर रहे, शासन कर रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का क्या महत्व है? जो प्रियम्बल या प्रस्तावना भी हम कहते हैं, दुनिया के लगभग 50% देश के जो संविधान है उसमें प्रियम्बल ही नहीं है, लेकिन हमारा जो भारतीय देश का जो संविधान है उसको प्रियम्बल है। तो भारतीय देश का संविधान लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन का रेफर किए कर लिखे से है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय संविधान का एक प्रियम्बल बहुत विशेष है। जो प्रियम्बल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते ही उसको एक ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रूप में हम उसको मानते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है हमारा प्रियम्बल, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देने वाले सोर्स के बारे में बात करता है। यानी कि देश के जो जनता है, ये जनता द्वारा, लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, और हम खुद इसको अर्पण कर चुके हैं। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो लोगों ने दिए सो है। और उसके बाद जो प्रियम्बल का जो मेन जो स्वभाव है उसका या नेचर है, वो उसमें सावरिन यानी कि सार्वभौम अधिकार के सावरिन बोलते हैं, प्रभु संपन्न अधिकार बोलते हैं हम। उसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे ऊपर कोई भी राज नहीं करेगा। इंडिया सक्षम है अपने फॉरेंसिक जो व्यवहार है, विदेशी व्यवहार करने के लिए किनका भी नहीं सुनेगा वो, या आंतरिक व्यवहार करने के लिए भी किनका भी नहीं सुनेगा। वो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दायरा डाल के दिया या डायरेक्शन दी, उस हिसाब से वो काम करेगा। और उसके बाद है एक सामाजिक समता है यहाँ पर, और एक सोशलिस्ट वर्ल्ड है। ये एक सामाजिक समता के लिए है, सारे लोग एक समान जीना। उनके इस देश में पुअरिटी होने तो या कौन सा भी जो ये है सामाजिक असमानता हो, उसको मिटाने के लिए सोशलिस्ट स्टेज का ये बहुत महत्व। सेक्युलर यानी कि ये सेक्युलर कंट्री का ये महत्व है कि धर्मनिरपेक्ष, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, लेकिन जो जनता है या प्रजा है वो खुद हम धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। इसको हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों से चुनकर जो जाते हैं, लोगों को चुनने का अधिकार जो है इलेक्ट होकर, उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। उसके साथ ही समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। ये संविधान का जो ये है ऑब्जेक्टिव्स जो है, गोल्स जो है, उसके लिए एक गोल्स है। इस तरह हम भारत चाहते, समता आधारित, स्वतंत्र आधारित और न्याय आधारित। ये महत्वपूर्ण विषय है, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल। आज का वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा है। रिपब्लिक डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, वैल्यूज़ और सभी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबल बनने का है। शिवा दुर्गा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी वैल्यूबल टाइम हमारे साथ बिताया और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमारे साथ शेयर किए। जी धन्यवाद। बुकवार्म जो है, जो काफ़ी मोटिवेटेड चैनल आज डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो रहा है, मैं भी स्पेशली बुकवार्म को मैं देख रहा हूँ। उसमें सभी बुक्स जो लेटेस्ट बुक्स है, बेस्ट सेलिंग बुक्स या सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मोटिवेशन के बारे में या फाइनेंस के असिस्ट के बारे में, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आज के यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको सारे देखे, सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा है। उनके लिए वेल विशेष है। थैंक यू सो मच सर।